नमस्कार दोस्तों। पेंशन की लाइन में एक और पेंशन आ गया है, यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम। आज उस वीडियो में हम जानेंगे क्या है यूपीएस, इसके ऊपर में फुल विश्लेषण करेंगे, इसका कैलकुलेशन करेंगे, कैसे यूपीएस को कैलकुलेट किया जाता है, फ़ायदा और नुकसान क्या होगा इस वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं यूपीएस क्या है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो शनिवार को यानी 24 अगस्त 2024 को भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने एक नई पेंशन स्कीम का ऐलान कर दिया। इस पेंशन स्कीम को नेशनल पेंशन स्कीम के विकल्प के रूप में पेश किया गया। केंद्रीय मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव ने इसके बारे में जानकारी दी। कैबिनेट की बैठक में शनिवार को कई महत्वपूर्ण फैसलों पर निर्णय लिया गया। इसमें से एक था आपका यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस। यूपीएस को एनपीएस के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट सचिव वी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इस समिति ने 100 से अधिक बैठकें की और यूनिफाइड पेंशन स्कीम को 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन स्कीम है जो एनपीएस के विकल्प के रूप में लाया गया है। जो यूपीएस के तहत एक निश्चित पेंशन के रूप में एक मिनिमम सैलरी का प्रावधान रखा गया है जो एनपीएस में नहीं था। इसमें न्यूनतम पेंशन 10,000 तय किया गया है। इस स्कीम के तहत 25 साल से ज्यादा काम करने वाले कर्मचारियों को उनकी सेवा खत्म होने के उपरांत पहले वाले 12 महीने तक की जो सैलरी तक बेसिक पे एवरेज का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। परिवार के लिए भी इसमें पेंशन का प्रावधान किया गया है। इसमें एक परिवार के लिए सुनिश्चित पेंशन होगी जो कर्मचारी को मिलने वाली पेंशन का 60% है। कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में इसे तुरंत दे दिया जाएगा। मिनिमम पेंशन, न्यूनतम पेंशन 10 साल की सेवा के बाद रिटायर होने के बाद यूपीएस में 10,000 प्रति माह की सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन में महंगाई के तहत बदलाव किया जाएगा। ग्रेजुएटी से अलग भुगतान किया जाएगा। इसमें जैसे सबमें मिलता है इसमें भी ग्रेजुएटी मिलेगा। ग्रेजुएटी के अतिरिक्त रिटायरमेंट पर एक मुश्त भुगतान किया जाएगा। यह मंथली इनकम और महंगाई भत्ते को जोड़कर बनी एक रकम का 10वां हिस्सा होगा। हर 6 महीने के अनुसार कैलकुलेट किया जाएगा। इसमें राज्य सरकार भी चाहे तो इसमें शामिल हो सकते हैं। अगर राज्य सरकार के कर्मचारी इसमें शामिल होते हैं, जो प्रेजेंट में केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं 23 लाख, उससे बढ़कर ये स्कीम में 90 लाख लोग शामिल हो जाएंगे। केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने कहा, केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस में बने रहने या यूपीएस यूनिफाइड पेंशन योजना में शामिल होने का फैसला करने का अधिकार होगा। शनिवार को मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कैबिनेट सचिव सोमनाथन ने कहा था कि यह उन सभी लोगों पर लागू होगा जो 2004 के बाद एनपीएस के तहत रिटायर्ड हो चुके हैं। तो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए तो सबसे पहले तो ओपीएस था, फिर एनपीएस आया, फिर इसके बाद अब यूपीएस आया। ओपीएस 1881 में आया था। उसके बाद एनपीएस को 1 जनवरी 2004 से लागू किया गया। अब यह यूपीएस आया है जिसको लागू किया जाएगा 1 अप्रैल 2025 से। जो यूपीएस की जो महत्वपूर्ण चरण रहे जिसके चलते यूपीएस को लाना पड़ा, उसमें सबसे पहले तो लगातार सरकारी कर्मचारी हड़ताल, धरना, कर्मचारियों में नाराजगी, कोर्ट में नॉन स्टॉप केस की संख्या बढ़ती जानी, जो मंत्रीगण हैं उनको पुरानी पेंशन देना और कर्मचारियों के लिए न्यू पेंशन स्कीम लाना, और जो लोकसभा का रिजल्ट आया 2024 में, उसमें गठबंधन की सरकार बनना, इन सब का नतीजा रहा कि सरकार को ओपीएस पर विचार करना पड़ा और एनपीएस के विकल्प के रूप में इसको लाना पड़ा। तो ओपीएस में क्या रहेगा, तो इसको अप्रूव कर दिया गया है 24 अगस्त 2024 को, लागू होगा 1 अप्रैल 2025 को। इसमें लाभान्वित होंगे 23 लाख कर्मचारी जो 1 जनवरी 2004 से एनपीएस वाले थे, और 1 जनवरी 2004 से पहले वाले तो ऑलरेडी ओल्ड पेंशन का लाभ ले रहे हैं। पेंशन के तौर पे इन्हें 50% बेसिक सैलरी फिक्स रहेगी और प्लस उसके ऊपर में डीए अप्लाई होते रहेगा। इसके लिए 25 साल की मिनिमम सर्विस कंपलसरी कर दी गई है। इसके अलावा
अगर कोई कर्मचारी 25 साल से पहले नौकरी छोड़ के जाता है और 10 साल कंप्लीट कर लिया है तो उसको 10,000 मिनिमम सैलरी मिलेगी। 10 साल मिनिमम इसका प्रावधान रखा गया है। अगर कर्मचारी ने 12.5 साल से ऊपर की नौकरी कर ली है तो 25% का भी इसमें पेंशन, बेसिक पे का 25% इसको पेंशन मिलता रहेगा। फिलहाल में ये जो ऑप्शन है कर्मचारियों के लिए अवेलेबल रहेगा कि वो एनपीएस में ही बने रह सकते हैं या फिर यूपीएस में भी स्विच कर सकते हैं। ये कमेटी जो बनाई गई थी ईवी सोमनाथन की वित्त सचिव हैं, 2023 में बनाई गई थी। 1 साल उन्होंने काम किया और उसके बाद 2024 में इसको पेश किया। 10 साल की मिनिमम सर्विस चाहिए, उसके बाद ही आपको इसमें पेंशन मिलेगा। डीए कंटिन्यू, जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम में महंगाई भत्ता बढ़ता है तो उसका लाभ पेंशनर्स को मिलता है, इसमें भी मिलेगा। फैमिली पेंशन का स्कीम इसमें दिया गया है। इसमें जो एम्प्लॉय की सैलरी थी उसका 60% उसकी फैमिली को मिलेगा अगर उसकी देहांत हो जाता है तो। इसके अलावा एक लमसम अमाउंट रिटायरमेंट में दिया जाएगा, जो ग्रेजुएटी हो गया, लीव इनकेसमेंट हो गया, वो सारी फैसिलिटी इसमें रहेगी। प्लस जो इसके ऊपर में इंक्रीमेंट हर 5 साल पे एक से एक इंक्रीमेंट आपको देने का प्रावधान दिया गया है। ये थी यूपीएस की कैलकुलेशन। अब समझते हैं इससे फ़ायदा है या नुकसान। तो सबसे पहले सरकार ने लाया था ओपीएस, फिर एनपीएस और अब यूपीएस। सरकार के खजाने पर बढ़ते दबाव को देखते हुए ओल्ड पेंशन स्कीम को खत्म करके नई पेंशन स्कीम एनपीएस को लाया गया था, मगर उसका विरोध होता रहा और अब सरकार ने एनपीएस के विकल्प के तौर पर यूपीएस को लेकर के आई। तो रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा के लिए भारत सरकार अब नई पेंशन स्कीम लेकर आ गई है। इस स्कीम का नाम है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, यूपीएस। पहले पुरानी पेंशन स्कीम योजना ओपीएस चलती थी, जिसे सरकार ने बंद कर दिया और नई पेंशन योजना एनपीएस लेकर आई। इसमें काफ़ी लंबे समय से विरोध का सामना कर रही थी सरकार और लोग ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे थे, मगर सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम तो नहीं लाई, लेकिन नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस लॉन्च कर दी। पुरानी पेंशन योजना ओपीएस की बात करें तो यह योजना पहले से ही सरकारी कर्मचारियों के बीच काफ़ी लोकप्रिय थी, क्योंकि यह अंतिम वेतन के आधार पर सुनिश्चित पेंशन प्रदान करती थी। इस योजना को बदलकर नई पेंशन योजना एनपीएस लाई गई, जो 2004 के बाद शामिल हुए कर्मचारियों के लिए अनिवार्य हो गई। एनपीएस में पेंशन की गारंटी नहीं होती थी, बल्कि इसमें कर्मचारी और नियोक्ता के योगदान से एक कोष बनाया जाता था, जिसमें रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती थी। हालांकि इसमें निवेश के जरिए लाभ की संभावना ज़्यादा होती थी, लेकिन पेंशन की राशि निश्चित नहीं होती थी। अब यूपीएस सामने आई है। सरकार दावा कर रही है कि इसमें एनपीएस में आ रही तमाम शिकायतों को दूर कर दिया गया है। इस योजना में ओल्ड पेंशन स्कीम की तहत ही सुनिश्चित पेंशन का प्रावधान है और इसे 2025 से लागू कर दिया जाएगा। यूपीएस में पेंशन की राशि सुनिश्चित होगी और यह परिवार के लिए सुनिश्चित पेंशन का लाभ प्रदान करेगी। साथ ही इसमें महंगाई के अनुसार पेंशन में समायोजक का प्रावधान भी होगा। यूपीएस को एक बैलेंस सॉल्यूशन के रूप में देखा जा रहा है। चलिए जानते हैं इन तीनों में क्या। सबसे पहले देखते हैं यूपीएस पर क्या है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शनिवार 24 अगस्त को यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी, जो रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित पेंशन की सुविधा प्रदान करेगी। यूपीएस 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगी। यह कदम केंद्र सरकार के कर्मचारियों को लंबे समय से मांग चलती आ रही थी कि एनपीएस को हटाया जाए और ओपीएस लाया जाए, तो ओपीएस की जगह यूपीएस आ गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकारी कर्मचारियों को एनपीएस में सुधार की मांग रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
ने इस पर विचार करने के लिए 1 अप्रैल 2024 में टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। व्यापक परामर्श और चर्चाओं के बाद इसमें JCM भी शामिल था। समिति ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम की सिफारिश की है। आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को मंजूरी दे दी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना है। इस योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों को एक निश्चित पेंशन मिलता रहेगा, जो कि NPS में गारंटी नहीं था। UPS के तहत कर्मचारियों को उनके रिटायरमेंट से पहले के अंतिम 12 महीने के औसत मूल वेतन का 50% ही मिलेगा। इसके लिए शर्त यह है कि उन्हें कम से कम 25 वर्ष की सर्विस करनी होगी। यदि 25 साल से कम की सर्विस की है और 10 साल से ज़्यादा की है तो यह अमाउंट प्रो डेटा के आधार पर दिया जाएगा, जिसमें मिनिमम 10,000 रुपये का पेंशन का प्रावधान है। दूसरा, निश्चित पारिवारिक पेंशन। UPS के तहत पारिवारिक पेंशन भी दिया जाएगा, जो कर्मचारी के मूल वेतन का 60% होगी। यह पेंशन कर्मचारी की मृत्यु के तुरंत बाद उसके परिवार को दी जाएगी। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि यदि पहले ही किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो क्या उसे परिवार को इस आधार पर पेंशन मिलेगी। न्यूनतम पेंशन का प्रावधान। UPS के तहत यदि कोई कर्मचारी कम से कम 10 साल की सर्विस करता है और उसके बाद उसने VRS या रिटायर हो जाता है तो उसे 10,000 प्रति माह पेंशन दिया जाएगा। महंगाई का समायोजन। इस योजना में पेंशन, पारिवारिक पेंशन और न्यूनतम पेंशन पर मुद्रास्फीति के अनुसार समायोजन का प्रावधान होगा। ग्रेजुइटी। UPS के तहत रिटायरमेंट के समय एक मुश्त भुगतान किया जाएगा, जो कर्मचारी के अंतिम वेतन, मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता का 1/10वां हिस्सा होगा। यह भुगतान हर 6 माही की सेवा के लिए होगा और यह पेंशन की राशि को कम नहीं करेगा। सरकार की तरफ से कहा गया कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को यह निर्णय लेने का अधिकार होगा कि वे NPS में बने रहें या UPS में शामिल हो जाएं। कैबिनेट सचिव TV सोमनाथन ने भी कहा, यह योजना उन पर भी लागू होगा जो 2004 के बाद से NPS के तहत रिटायर्ड हो चुके हैं। हालांकि UPS यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2025 से प्रभावित होगी, लेकिन 2004 से लेकर 31 मार्च 2025 तक NPS के तहत सेवानिवृत्त हुए सभी कर्मचारी UPS के 5 लाभ के पात्र होंगे। उन्हें पिछले पेंशन भुगतान के समायोजन के बाद इस योजना का लाभ मिलेगा। इसके बाद आ जाते हैं NPS में क्या मिलता था। तो NPS 1 जनवरी 2004 में सरकारी कर्मचारियों के लिए एक सरकारी प्रायोजित रिटायरमेंट योजना के रूप में प्रारंभ किया गया। बाद में 2009 में इसमें अन्य क्षेत्रों के लिए भी लागू कर दिया गया। NPS सरकार और पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जाता है और इसे रिटायरमेंट के लिए एक लॉन्ग टर्म स्वैच्छिक निवेश योजना के रूप में डिजाइन किया गया है। NPS पेंशन की गारंटी नहीं देता है और निवेश के लाभ की संभावना बनी रहती है। रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी अपने जमा किए गए राशि फंड का एक हिस्सा निकाल सकता है, जबकि बाकी राशि के ऊपर में मासिक आय के रूप में पेंशन के रूप में वो लगा सकता है, जिससे रिटायरमेंट के बाद नियमित आय मिलती रहेगी अथवा पेंशन कंटिन्यू रहेगा। NPS को 2 टियर में विभाजित किया गया, टियर 1 और टियर 2। टियर 1 के तहत निकासी केवल रिटायरमेंट के बाद ही किया जा सकता है, जबकि टियर 2 खाते में पहले निकासी की अनुमति होती है। NPS निवेश करके धारा 80C CD के तहत आयकर में
1.5 लाख 1.5 लाख तक की छूट लिया जा सकता है। एनपीएस की 60% राशि को निकालना टैक्स फ्री होता है। उसके बाद एनपीएस और पुरानी पेंशन योजना में भी कुछ अंतर थे। एनपीएस में पुरानी पेंशन योजना की जगह ली। पुरानी पेंशन योजना कर्मचारी के अंतिम वेतन के आधार पर आधारित था, इसलिए इसमें परिभाषित लाभ पेंशन प्रणाली भी कहा जाता है। एनपीएस को परिभाषित योगदान पेंशन प्रणाली कहा जाता है, जिसमें नियोक्ता और कर्मचारी रिटायरमेंट के समय पेंशन का निर्माण करने के लिए योगदान करते हैं। ओपीएस के तहत कर्मचारी अपना रिटायरमेंट के बाद अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में निकाल सकते हैं। वहीं एनपीएस के तहत अपने फंड का 60% रिटायरमेंट के समय निकाला जा सकता है, जो टैक्स फ्री होगा। शेष 40% राशि को एक वार्षिक प्रोडक्ट में बदल दिया जाता है, जो वर्तमान में व्यक्ति के उसके अंतिम वेतन का 35% पेंशन के रूप में प्रदान किया जा सकता है। एनपीएस केंद्रीय सरकार की सेवाओं में शामिल होने वाले सभी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य है, जिससे केंद्रीय स्वायत्त निकाय भी शामिल है। 1 जनवरी 2004 के बाद शामिल हुए कई राज्य सरकार ने भी एनपीएस को अपनाया, जबकि कुछ एक ने पुरानी पेंशन योजना को बेहतर बताया। वहीं बात कर लें यूपीएस की। यूपीएस में जो एनपीएस के तहत कर्मचारी का सब्सक्रिप्शन था 10%, वो कंटिन्यू रहेगा। सरकार अब इसमें कह रही है वो 14 की जगह 18.5% का कंट्रीब्यूशन देगी। अभी इसमें यह तय नहीं है कि ये जो कर्मचारी का कंट्रीब्यूशन है वो बाद में कर्मचारी को वापस कर दिया जाएगा या नहीं किया जाएगा, जबकि ओपीएस में सरकारी कर्मचारी की सैलरी से 1 रुपये की भी कटौती नहीं की जाती है और उनको जीपीएफ का विकल्प मिलता है, जिसमें एक निश्चित ब्याज दर के हिसाब से उनको ब्याज मिलती है उनके जमा राशि के ऊपर में। और भी कई सारे नियम हैं जो ओपीएस के ऊपर में अभी यूपीएस में क्लियर नहीं है। आने वाले समय में जब इसका ड्राफ्ट आ जाएगा, फाइनल आ जाएगा, तब जाकर के इसकी कुछ कहा जा सकता है। फिलहाल एनपीएस से तो बेटर है, लेकिन ओपीएस से बेटर नहीं है, बीच का है ये यूपीएस। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।